स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर 10 है जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण, जिसको हम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप आके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर 10 के अंदर, जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शक्ति। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स यानी कि मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, किस तरीके से हम शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए 2 से 3 मेथड होते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक मेथड और आइसोकाइनेटिक। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड्योरेंस के बारे में, यानी कि सहन क्षमता। इसकी डेफिनेशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, कैसे सहन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 से 3 चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग और फॉर्टलेग ट्रेनिंग। देन हम पढ़ेंगे स्पीड, यानी कि गति। गति की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या डेफिनेशन हो सकती है, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्पीड, कैसे हम गति को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन, ये 2 चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो लचक जिसे हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने तरीके की लचक होती है और क्या मेथड्स हो सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन और टाइप्स को हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है शक्ति, जिसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो शक्ति की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की जो योग्यता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है। कि कोई भी ऐसा प्रतिरोध है, ठीक है, जिसको हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स टैकल कर सकती हैं, उसका सामना कर सकती हैं, तो वो जो एबिलिटी होगी वो हमारी शक्ति कहलाती है। अब जो शक्ति होती है उसके भी प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं स्ट्रेंथ के। पहली होती है हमारी गतिशील शक्ति और दूसरी होती है स्थिर शक्ति। ठीक है। और गतिशील शक्ति के अंदर आती है हमारी अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो अधिकतम शक्ति क्या होती है कि अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमारे सामने जितना अवरोध आ सकता है और हमारी मसल्स अगर उनको टैकल कर जाती हैं, उनका सामना कर जाती हैं, तो हमारी वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, अधिकतम शक्ति। दूसरी होती है विस्फोटक शक्ति। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की योग्यता, यानी कि एकदम झटके से, आप कह सकते हो ना, जैसे विस्फोट होता है धमाका, उतनी ही तेज गति से अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या अवरोध का सामना करते हैं, तो वो जो हमारी योग्यता होगी वो हमारी कहलाएगी विस्फोटक शक्ति। तीसरी होती है सहन क्षमता शक्ति, जिसका मतलब होता है कि अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में भी कार्य करने की योग्यता, यानी कि कोई भी ऐसा अवरोध है जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा देर तक हम कितना टिक के सामना कर सकते हैं, हमारी सहन क्षमता कितनी है, हम थकावट की स्थिति में भी कितना उसका सामना कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं थकावट की स्थिति में भी, तो वो हमारा सहन क्षमता शक्ति में आ जाएगा। अब हम शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए क्या मेथड्स होते हैं, क्या विधियां होती हैं। तो पहली विधि है हमारी आइसोमेट्रिक व्यायाम, दूसरी है आइसोटोनिक व्यायाम और तीसरी है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ठीक है। तो ये 3 अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसी क्या होती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ होता है कि ऐसे व्यायाम जिनको करने से मांसपेशियों की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता, ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए भार उठाना या जिम्नास्टिक। आप देखोगे कि अगर भार वगैरह उठाने से कोई हमारी मांसपेशियों वगैरह की लंबाई में कोई बदलाव इतने नहीं होते। ठीक है। और ये इन्हीं को ही हम आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं, कि जिन ऐसी एक्सरसाइज को करने से हमारी जो मसल्स हैं उनकी लंबाई में कोई भी चेंजेस ना आता हो। दूसरे जो होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप उसी की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आइसोटोनिक व्यायाम। अब आइसोटोनिक व्यायाम में क्या होता है कि ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिन्हें करते समय हमारे शरीर की मांसपेशियों की लंबाई बढ़ते हुए तथा घटते हुए साफ दिखाई देती है। इस प्रकार के व्यायाम उपकरण के साथ तथा उपकरण के बिना दोनों से किए जा सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए रनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना। तो जब आप देखोगे कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी लंबाई कभी बढ़ती है कभी घटती है, बढ़ती है घटती है, जिसको हम पंपिंग भी कहते हैं कई बारी। ठीक है। अगर आप जिम वगैरह जाओगे तो भी आपका ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो ये मशीन के साथ भी हम कर सकते हैं, जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, और बिना मशीन के भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है।
तीसरी होती है हमारी आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें हम सिर्फ मशीन के द्वारा ही कर सकते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। ये बिना मशीनों के नहीं हो सकते। और इन व्यायामों को करने से हमारी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है। भाई आपको पता होगा कि अगर कोई जिम में जाता है तो वो क्यों जाता है? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जाता है, ठीक है। तो वो शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करता है? मशीनों का इस्तेमाल करता है वहां पे इंसान जो भी जाता है जिम में। तो वो जो मशीनों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे एक्सरसाइज कहलाती है आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक है सहन क्षमता, जिसको हम एंड्योरेंस भी कहते हैं। इसका सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि किसी भी कार्य को लंबे समय तक जारी रखने की हमारी शारीरिक योग्यता को हम सहन क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वर्क है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक जारी रख सकते हैं, ये हमारे जो बॉडी की एबिलिटी होगी, ये एंड्योरेंस कहलाएगी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया है। और सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम तीन चीजें कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, जिसमें से पहला होता है निरंतर प्रशिक्षण विधि, दूसरी होती है अंतराल प्रशिक्षण विधि, और तीसरी होती है फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि। अब वन बाय वन हम इन तीनों को देखेंगे। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि और आपकी अंतराल प्रशिक्षण विधि और फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के बीच एक टॉपिक और आता है, सहन क्षमता के प्रकार। ये मैं आपको आज का टास्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, क्योंकि आपका आज ये लास्ट लेसन है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे लिख के भेजोगे इंस्टाग्राम पे सहन क्षमता के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले अब हम विधियां देख लेते हैं सहन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो पहली विधि है निरंतर प्रशिक्षण विधि, यानी कि ट्रेनिंग की ऐसी विधि जिसमें कोई भी क्रिया, कोई भी हम काम करते हैं तो उसको लगातार करेंगे। जैसे इस विधि में व्यायाम को बिना रुके लंबे समय तक किया जाता है। जो भी एक्सरसाइज करी जाएगी इसमें लंबे टाइम तक करी जाती है और बिना रुके, ठीक है। और इस विधि में लगभग 30 मिनट तक व्यायाम किया जाता है। 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक बिना रुके एक्सरसाइज करवाई जाती है। और इस विधि से हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि आपको पता है हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज करेंगे, हम जितनी भी, तो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर जो हमारी हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, हमारे हृदय की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी। सेकंड जो विधि है, जो मेथड है, वो है अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में खिलाड़ी तेज गति से व्यायाम करता है तथा उसके बाद रेस्ट लेता है और उसके बाद दोबारा से तेज गति से व्यायाम करता है। जबकि इससे पहले वाली में क्या था, आधे घंटे तक लगातार करता है। पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है या जो कोई कोई खिलाड़ी होता है वो एक्सरसाइज करता है और उसके बाद फिर वो बीच में रेस्ट लेता है, फिर दोबारा से वो अपनी एक्सरसाइज को तेजी से स्टार्ट कर देता है। और यह विधि जो है फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पे हमें लंबे समय तक हमें अपनी सहन क्षमता चाहिए होती है। आपको पता होगा कि फुटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी को कितना किलोमीटर तक भागना पड़ता है, ठीक है। और हॉकी आप देखोगे तो उसमें भी बहुत भागना पड़ता है, सहन क्षमता चाहिए इन खेलों को खेलने के लिए, ठीक है। इसमें सभी खिलाड़ियों को भागना पड़ता है। तो इसके लिए जो है अंतराल प्रशिक्षण विधि बहुत बेस्ट मानी जाती है। थर्ड है फॉर्टलैक प्रशिक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों का मिक्सचर होता है, निरंतर वाली विधि का भी और अंतराल वाली का भी। कैसे इसमें मिक्सचर होता है हम देखते हैं कि इस विधि में खिलाड़ी अपने आसपास की जगहों को देखते हुए दौड़ता है। यानी कि कच्ची सड़क होगी तो वो मतलब थोड़ा धीरे हो जाएगा, पक्की सड़क पे फिर थोड़ा तेज दौड़ेगा, पहाड़ होंगे तो फिर थोड़ा धीरे हो जाएगा, कीचड़ से थोड़ा फिर बच के दौड़ेगा। तो इसमें कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो ऐसे ट्रेनिंग की जो वो गति है वो कम बढ़ती होती रहती है। तो ये हमारी फोर्टलैक प्रशिक्षण विधि होती है। और इस विधि को हम गति खेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको गति खेल भी कहा जाता है, याद रखना, आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। और इसमें क्या होता है कि इस विधि में रिकवरी के लिए खिलाड़ी तेज दौड़ने के बाद धीरे पैदल चल सकता है। मतलब तेज अगर कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है तो फिर वो अपनी थोड़ी रिकवरी करने के लिए उस दौड़ को धीरे वाली चाल में बदल सकता है। और इस विधि में खिलाड़ी आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए ही अपनी स्पीड में बदलाव करता है। अगर पक्का रोड है तो खिलाड़ी भागता जाएगा, बीच में कीचड़ आ गया तो खिलाड़ी अपनी स्पीड थोड़ी धीरे कर देगा। तो इस तरीके से इसमें मिक्सचर हम दोनों का देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गति, यानी कि जिसको हम स्पीड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम गति की परिभाषा देखते हैं। गति वह योग्यता होती है जो किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने में मदद करती है। यानी कि जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी वर्क को जल्दी से जल्द करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। जल्द से जल्द हम किसी काम को करते हैं तो वही हमारी स्पीड होती है, ये नॉर्मल सी बात है। अब गति के हम टाइप्स देखते हैं, स्पीड कितने टाइप्स की होती है। पहली जो हमारी जो गति के प्रकार है उसमें वो आता है प्रतिक्रिया गति योग्यता।
ठीक है। प्रतिक्रिया गति योग्यता, इसमें क्या होता है कि किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता, यानी कि कोई भी हमें ऐसा संकेत मिला और उसके विरुद्ध हम फटाफट से अपना जो भी काम करते हैं वो हमारी प्रतिक्रिया गति योग्यता कहलाती है। दूसरी होती है त्वरण गति योग्यता। अब त्वरण गति योग्यता में क्या होता है कि अपनी अधिकतम गति की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता, यानी कि एक्सेलरेट होके एकदम फास्ट, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जल्दी में, ठीक है, कि अधिकतम गति की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की जो हमारी एबिलिटी होती है। फिर हमारी अगली जो है एक और प्रकार होता है गति का, वो होता है लोकोमीटर गति योग्यता, यानी कि लोकोमीटर स्पीड एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता, कि जो भी काम, अगर हम किसी काम को फास्टली कर रहे हैं उसको लंबे समय तक हम वो काम को फास्टली करते रहे, वो हमारी एबिलिटी। और नेक्स्ट जो है हमारा वो कहलाता है क्रिया गति योग्यता, यानी कि क्रिया, जो किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता, कोई भी एक कोई क्रिया है, कोई काम है, उसको जल्द से जल्द करने की एबिलिटी हमारी क्रिया गति योग्यता कहलाती है। और लास्ट है गति सहनशीलता, यानी कि थकावट की स्थिति में भी किसी कार्य को जल्द से जल्द करने की योग्यता। मतलब आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप खिलाड़ी हो, आप थक गए हो लेकिन फिर भी आप काम को जल्द से जल्द करते जा रहे हो, तो ये आपकी गति सहनशीलता कहलाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, गति को अपनी। तो इसके लिए पहला जो तरीका है वो है त्वरण दौड़ें। ठीक है, त्वरण दौड़ें, इसमें क्या होता है कि ये दौड़ जो होती है ये 50 मीटर तक बहुत तेज स्पीड में लगाई जाती है, और इन दौड़ों को लगाने के लिए वार्म अप करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम वार्म अप नहीं करें और एकदम से भागेंगे तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, मांसपेशियों में इंजरी आ सकती है। तो इसलिए 50 मीटर तक बहुत तेज दौड़ना होता है, इसलिए वार्म अप बहुत जरूरी होता है, शरीर को गरमाना, और इन दौड़ों को लगाने के बीच 5 मिनट तक का रेस्ट भी जरूरी होता है। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी दौड़ें होती हैं गति को बढ़ाने के लिए, वो होती हैं पेस दौड़ें। पेस दौड़ों में क्या होता है, इन दौड़ों में किसी दूरी को एक ही चाल या स्पीड से दौड़ना होता है, यानी कि इसमें हमें स्पीड अपनी कम गति नहीं करनी होती, एक ही स्पीड से नॉर्मली जैसे हम जॉगिंग करते हैं, या अगर हम तेज भाग रहे हैं तो तेज ही भागते रहेंगे, स्लो भाग रहे हैं तो स्लो भागते रहेंगे, एक ही चाल से या एक ही स्पीड से दौड़ना होता है। और इसमें 800 मीटर तक की दौड़ें होती हैं, तो लंबी दौड़ होती है, तो कोई भी एकदम से इतनी तेज नहीं भागता इसमें। और ऐसी दौड़ों में तेजी से दौड़ने से ऊर्जा जल्दी खत्म हो सकती है, एनर्जी हमारी, इसलिए 300 मीटर तक तो हम तेज से दौड़ सकते हैं, पर आगे के लिए हम थोड़ी अपनी स्पीड कम कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लचक। लचक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपको पता होगा, तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहा जाता है। लचक को हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनकी गतियों को कितना हम विस्तार कर सकते हैं, कितने हम अपने जॉइंट्स को खोल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, खड़े खड़े अपने टोज को टच कर सकते हैं, तो उनके जोड़ कितनी, उनकी गतियां जो है वो विस्तार हो सकती हैं, विस्तृत हो सकती हैं, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। लचक के दो प्रकार होते हैं, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। ठीक है। अब इनको देखते हैं अंदर से क्या होता है। देखो, लचक को बढ़ाने की पहले मैं आपको विधियां बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहले हमें लचक के प्रकार देखने हैं। तो लचक के प्रकार में पहला है हमारा अक्रिय लचक, यानी कि किसी बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक जोड़ों द्वारा गति करना अक्रिय लचक कहलाता है, यानी कि किसी दूसरे की सहायता से हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल जो है हमारे जॉइंट्स, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किसी दूसरे की सहायता से। जैसे कि जिम में जब हम जाते हैं, तो जब हम वेट उठाते हैं तो किसी ना किसी पार्टनर को साथ ले जाते हैं, वो पार्टनर हमारी मदद करता है भार उठाने में, वेट उठाने में, तो ये तो कहलाता है अक्रिय लचक। अब हम अगर सक्रिय लचक की बात करें तो बिना किसी दूसरे की हेल्प के, इसका उल्टा हो जाएगा, बिना किसी दूसरे की हेल्प के अगर हम अपनी जोड़ों की अधिकतम गति कर सकते हैं तो वो सक्रिय लचक कहलाती है। जैसे कि बिना किसी की हेल्प के हम स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारी सक्रिय लचक कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे, सॉरी मैंने प्रकार आपको बता दिए हैं, अब हम इसके वो देखेंगे कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। तो पहली जो हमारी विधि होती है, मेथड होता है, वो होता है बलिस्टिक विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में सभी एक्सरसाइज और खिंचाव वाले व्यायाम घुमाकर किए जाते हैं, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं इस मेथड के अंदर वो
एकदम खिंचाव वाली जो जितनी भी होती हैं वो घुमा कर की जाती हैं, आप देख सकते हैं फोटो में भी। और इन एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है, ये तो बहुत ज्यादा वार्म अप मस्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके बिना शरीर में खिंचाव आ सकता है और इस विधि में चोट लगने का खतरा भी ज्यादा होता है। वहीं जो दूसरी विधि होती है वो होती है हमारी स्थिर खिंचाव विधि। ये भी लचक को बढ़ाने की एक विधि होती है, जिसके अंदर इस विधि में शरीर को धीरे धीरे खिंचाव अवस्था से लाकर कुछ देर तक रोक के रखना होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आगे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव करके और हमें थोड़ी देर रोक के रखना होता है और इस विधि में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना होता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तीसरी विधि होती है गतिशील खिंचाव विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि में हाथों और पैरों को इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव हो, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस विधि की शुरुआत धीमी गति से करनी चाहिए। अगर आपको ये विधि करनी है तो इसकी स्टार्टिंग हमें धीरे धीरे करनी होती है। और उसके बाद चौथी जो विधि है वो है पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा लचक को बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है और इसमें 8 से 10 सेकंड तक खिंचाव इसमें दिया जाता है इस विधि के अंदर, ठीक है। तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस विधि को अपनाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक तालमेल संबंधी योग्यताएं, यानी कि जो हमारी कोऑर्डिनेटिव जो एबिलिटीज होती हैं। तो तालमेल संबंधी योग्यताओं का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका अर्थ जो है वो है व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं या ऐसी एबिलिटीज जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली तरीके से करने के लायक बनाती हैं। यानी कि जो भी हम गति क्रिया करते हैं, चाहे कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसके लिए जो हमें एबिलिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आप इसको कह सकते हो। तो अब इसकी कितनी प्रकार की तालमेल संबंधी योग्यताएं होती हैं, आइए देखते हैं। इसमें से पहली योग्यता होती है ओरिएंटेशन एबिलिटी, ठीक है। ओरिएंटेशन वाली जो हमारी योग्यता होती है, यानी कि यह योग्यता मनुष्य में समय तथा स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाने की योग्यता है। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर कोई खेल खेलने गया है तो उसका समय क्या है और उसका स्थान क्या है, उसकी सिचुएशन के अनुसार खुद को उस तरह से अनुकूल बनाना, अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी होती है तो उसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी कहेंगे। दूसरी होती है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी में क्या होता है, खिलाड़ी के शारीरिक अंगों की क्रियाओं को करने की योग्यता। यानी कि जो खिलाड़ियों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी क्रियाओं को करने की जो एबिलिटी होती है, जैसे कि हाथों और आंखों का तालमेल, पाँव और आंखों का तालमेल। इसमें आप बहुत सारे खेल देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे हाथों और आंखों, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने क्रिकेट का नाम सुना होगा। क्रिकेट के अंदर आपको पता होगा कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। आंखें आपकी अच्छे से काम करते रहनी चाहिए, तभी आप अपने हाथों को बॉल के अनुसार चला पाओगे। वहीं पाँव और आंखों की अगर हम बात करें तो इसके लिए फुटबॉल जो है वो एक ऐसा खेल है जिसमें पाँव और आंखों का इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ये वहां पर एबिलिटी काम आती है। नेक्स्ट होती है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी ये जो आपकी होती है, इसके अंदर किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न संकेतों के प्रति तत्काल तथा तेज प्रभावशाली प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। यानी कि खिलाड़ी जो भी है, जो भी खिलाड़ी है, ठीक है, खेल के दौरान कोई भी खेल चल रहा होगा तो विभिन्न संकेतों के प्रति, बहुत सारे आपको पता है संकेत मिलते हैं, तो संकेतों के प्रति जो तत्काल यानी कि इमीडिएटली और तेज प्रभावशाली रिएक्शन देने की जो योग्यता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो हमारी रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है। अगली है बैलेंस एबिलिटी। यानी कि खेल के दौरान शारीरिक गतिविधियां करते समय जो भी हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसको करते समय अपना शारीरिक संतुलन, बॉडी बैलेंस बनाए रखने की जो हमारी एक एबिलिटी होती है वो हमारी कहलाती है बैलेंस एबिलिटी, जैसे कि जिम्नास्टिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी। इसका मतलब है खेल के दौरान किसी गतिविधि को लयात्मक रूप से पूर्ण करने की योग्यता। कोई भी खेल खेल रहे हैं, अगर हम लय से खेल रहे हैं, पूरी अच्छी लय में खेल रहे हैं अपना, तो वो जो हमारी एबिलिटी होगी वो रिदम एबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है अडेप्शन एबिलिटी। यानी कि खेलों के दौरान होने वाले पूर्व निर्धारित परिवर्तनों के कारण अपनी गतियों के प्रभावशाली समायोजन की योग्यता। यानी कि खेलों के दौरान, खेल खेलते समय हमें पहले से पता हो कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, उनके कारण हम अपनी गतियों के प्रभावशाली समायोजन की जो एक एबिलिटी होती है, हमें अपनी गतियां कैसे कैसे समायोजन करना है गतियों का प्रभावशाली तरीके से, वो हमारी अडेप्शन एबिलिटी कहलाएगी। और हमारी अगली एबिलिटी है डिफरेंशियल एबिलिटी। यानी कि खेलों के दौरान उच्च दर्जे की
सटीकता तथा शरीर की अलग अलग गतियों की मितव्यता की योग्यता, हमारी जो एबिलिटी होती है, यानी कि हम हाई लेवल की एक्यूरेसी, ठीक है, अगर हम चाहते हैं खेलों के अंदर हाई लेवल से अगर हम अच्छे से अपनी सटीकता के साथ खेलें और शरीर की अलग अलग गतियों, जो भी हमारी शरीर की अलग अलग गतियां होती हैं उसकी मितव्यता की जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारी डिफरेंशियल एबिलिटी कहलाती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।